सुप्रभात, नमस्कार, वंदन। आज क्लास 12th का अर्थशास्त्र प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन 2020 लेकर आ रहा हूं और यह क्वेश्चन जो है, यह मॉडल सेट जो है आप सभी को बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए बच्चों, हम लोग स्टार्ट करते हैं 2020 का मॉडल क्वेश्चन। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि पहला क्वेश्चन कहता है कि किसने अर्थशास्त्र को धन के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया है। तो आपका आंसर हो गया एडम स्मिथ। कौन है? एडम स्मिथ। लेकिन आपको ये जानना है कि एडम स्मिथ जो है कौन सा किताब लिखा है। तो एडम स्मिथ ने द वेल्थ ऑफ नेशन नामक एक किताब लिखा है, ठीक है ना। और उसी में जो है द इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ नामक जो है डिफिनेशन दिया था। और वह किताब जो है द वेल्थ ऑफ नेशन 1776 ईस्वी में उन्होंने लिखा था, ठीक है। इनको जो है एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक भी कहा जाता है। साथ ही ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का भी जनक माने जाते हैं, ठीक है। आपको जो है अति लघु उत्तरीय प्रश्न में वन लाइनर क्वेश्चन पूछेगा और उनमें जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट में से है। बोला कि व्यष्टि अर्थशास्त्र से आप क्या समझते हैं। तो सबसे पहले जो है आप अर्थशास्त्र को दो भागों में बांटा गया है। कौन बांटा है ये भी मैं बता रहा हूं कि अर्थशास्त्र को दो भागों में रैगनर फ्रिश ने जो है बांटा था। कौन बांटा है? रैगनर फ्रिश, ठीक है। अब ये जो है दो भागों में बांटा है, एक व्यष्टि अर्थशास्त्र और एक है समष्टि अर्थशास्त्र। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र के जो जनक माने जाते हैं वो रैगनर फ्रिश ही माने जाते हैं, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र के जनक जो हैं जॉन मेनार्ड किन्स माने जाते हैं, ठीक है ना। अब हम लोग बात करते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र की। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत व्यक्तिगत इकाइयों की आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन किया जाता है। यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत जो है व्यक्तिगत जितने भी समस्याएं हैं वो व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम लोग अध्ययन करते हैं। और एक अर्थशास्त्र की इस शाखा में कीमत के निर्धारण तथा कीमत के प्रभाव संबंधी तथ्यों का विवेचना की जाती है। अब यहाँ पर कीमत निर्धारण की बात हो गई। तो कीमत का निर्धारण जो है बच्चों वो उद्योग करता है। कौन करता है? उद्योग करता है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आपको पूछ देगा कि कीमत निर्धारण कौन करता है? उद्योग करता है कि फर्म करता है कि दुकानदार करता है कि ग्राहक करता है। तो कीमत का निर्धारण जो है उद्योग करता है, ठीक है। और फर्म क्या करता है? कीमत को स्वीकार करता है। अभी हम तो यहाँ व्यष्टि अर्थशास्त्र के बारे में हम लोग जान रहे हैं। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत जो है कीमत के निर्धारण, कीमत के प्रभाव संबंधी तथ्यों की विवेचना की जाती है। चूंकि व्यष्टि अर्थशास्त्र कीमत संबंधित है, अतः इसे कीमत सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। अगर कीमत से रिलेटेड बात करेंगे तो मार्शल जो है व्यष्टि अर्थशास्त्र के जनक माने जाएंगे। अगर कोई दूसरा जनक है व्यष्टि अर्थशास्त्र के तो अल्फ्रेड मार्शल को माना जाता है, क्योंकि कीमत का निर्धारण से संबंधित चाहे थ्योरी ऑफ डिमांड हो, थ्योरी ऑफ सप्लाई हो, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हो, ये सब जो है मार्शल के ही थ्योरी या सिद्धांत है, ठीक है ना। अब ये भी जान लीजिए कि अल्फ्रेड मार्शल जो है द प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स नामक एक किताब लिखा है। उसी में जो है मांग में जो है वो समय को इन्वॉल्व की है। अगर समय का महत्व जो है अर्थशास्त्र में कोई अर्थशास्त्री बताया है तो है अल्फ्रेड मार्शल। देखिए ये क्वेश्चन 2016 में पूछा हुआ है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में आते हैं। बोल रहे मांग का अर्थ बताइए। मांग का अर्थ बताइए। ये कौन कौन ईयर में पूछा हुआ है देख लीजिए। 2016 और 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। मांग के बारे में मैं कुछ बता दूं कि मांग एक प्रभावपूर्ण इच्छा है। डिमांड इज इफेक्टिव डिजायर। डिमांड इज इफेक्टिव डिजायर, ठीक है ना। और जिसके अंतर्गत इच्छा बहुत बड़ा फैक्टर करता है यहाँ पर। क्या? तो इच्छा, ठीक है ना। इच्छा प्लस जो है पर्याप्त धन भी आपके पास होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पर्याप्त जो है वो क्या होना चाहिए? धन भी होना चाहिए। पर्याप्त जो है धन होना चाहिए। साथ ही क्या होना चाहिए? आपको खरीदने के लिए तत्परता की जरूरत पड़ती है। क्या जरूरत पड़ती है? तत्परता की। तो मांग जो है या मांग एक प्रभावपूर्ण इच्छा है और इच्छा के साथ साथ आपको पर्याप्त धन या
योग्यता होनी चाहिए और खर्च करने की तत्परता होनी चाहिए, तो वो क्या कहलाता है, मांग कहलाता है। ठीक है, और थ्योरी ऑफ डिमांड किसने दिया है, तो अल्फ्रेड मार्शल ने दिया है। अल्फ्रेड मार्शल की किताब का नाम क्या है, द प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं बच्चों। उत्पादन फलन क्या है, तो उत्पादन फलन, पहले तो हम लोग यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, यहाँ पर उत्पादन होना चाहिए, उत्पान लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो चलिए इसका हम बात नहीं लेके चलेंगे, हमको इतना पता है कि उत्पादन, यहाँ प्रोडक्शन फंक्शन पूछ रहा है, मतलब उत्पादन फलन है। उत्पादन क्या है, किसी वस्तु की उपयोगिता का सृजन करना, साथ ही उस वस्तु को मूल्यवान बनाना ही क्या कहलाता है, उत्पादन कहलाता है। उत्पादन के दो उत्पत्ति के साधन होते हैं। उत्पत्ति के कितने साधन होते हैं, दो। एक होता है कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक और एक होता है लेबर इंटेंसिव टेक्निक। जब कोई वस्तु को मशीन के द्वारा बनाया जाता है तो पूंजी प्रधान तकनीक उसे कहा जाता है। जब कोई वस्तु का निर्माण जो है कोई श्रम या मजदूर के द्वारा उत्पादन किया जाता है तो उसे श्रम प्रधान तकनीक यानी लेबर इंटेंसिव टेक्निक कहा जाता है। उत्पादन के कितने साधन है बच्चों, तो उत्पादन के जो है पांच साधन है। पूंजी, भूमि, पूंजी, श्रम, संगठन और उद्यमी। ठीक है, अब यहाँ उत्पादन फलन की बात है। देखिए बच्चों, यहाँ प्रोडक्शन फंक्शन, यहाँ पर डिफिनेशन दिया हुआ है कि उत्पादनों एवं उत्पादनों तथा उत्पादनों के फलनात्मक संबंध को उत्पादन फलन कहा जाता है। मैं अपने शब्दों में कह दूं कि उत्पादन और उत्पत्ति के साधनों के बीच का फलनात्मक संबंध को ही उत्पादन फलन कहा जाता है। क्या कहता है कि उत्पादन तथा उत्पत्ति के साधनों के बीच का फलनात्मक संबंध को ही क्या कहा जाता है, उत्पादन फलन कहा जाता है। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं कि इक्वेशन दिया हुआ है, क्वांटिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ ए बी सी डी। ये आपका ABCD क्या है, उत्पत्ति के साधन है, भूमि, पूंजी, श्रम, संगठन। ठीक है ना, ये आपका क्या है, उत्पत्ति के साधन है और ये क्या है, आपका उत्पादन है। एक वस्तु आप उत्पादन करना चाह रहे हैं और आपके बीच जो है उत्पत्ति के साधन ABCD के रूप में है, तो ये ABCD जो है आपस में क्या है, फलनात्मक संबंध करके जो है उत्पादन को बनाता है। इसी को क्या कहा जाता है बच्चों, उत्पादन फलन। आप इनपुट्स किसको कहेंगे, इनपुट्स जो है ABCD है, क्या है, ABCD को कहा जा रहा है। और आउटपुट्स किसको कहा जा रहा है, तो क्वांटिटी ऑफ एक्स को कहा जा रहा है। ठीक है ना, तो बोलता है कि अगर आउटपुट्स अगर बनाना है तो उत्पत्ति के साधनों के बीच क्या होगा, फलनात्मक संबंध होगा। इसी को क्या कहा जाता है, उत्पादन फलन कहा जाता है। साथ ही ये जानते चलिए बच्चों कि उत्पादन केवल भौतिक मात्रात्मक संबंध पर आधारित होती है, इसमें मूल्यों का समावेश नहीं होता है। अच्छा, उत्पादन करने में अगर मान लिया जाए हमको चाय ही बनाना है तो चाय में हमको चीनी, पानी, आग की जरूरत पड़ती है, एक मजदूर की जरूरत पड़ती है, यानी एक व्यक्ति की जरूरत पड़ती है, ना कि उसका प्राइस का। प्राइस से क्या मतलब है चाय का, चाय बनाने के लिए तो चीनी चाहिए, पानी चाहिए, आग चाहिए, एक व्यक्ति चाहिए। ठीक है ना, तो इसलिए क्या है कि उत्पादन फलन में जो है सिर्फ मात्रात्मक संबंध पर आधारित है, ना कि मूल्यों को समावेश किया गया है। ठीक है, अब वाटसन के शब्दों में ये जान लेते हैं कि एक फर्म के भौतिक उत्पादन और उत्पादन के भौतिक साधनों के संबंध को उत्पादन फलन कहा जाता है। कहने का मतलब है कि एक फर्म के भौतिक उत्पादन जो आप करना चाह रहे हैं, क्वांटिटी ऑफ एक्स, उत्पादन के भौतिक साधन किसको कह रहा है, ABCD को कह रहा है, के साधनों के उत्पादन फलन कहा जाता है। देखिए यहाँ उत्पादन फलन की मान्यताएं हैं। उत्पादन फलन की निम्नलिखित मान्यताओं पर आधारित है। उत्पादन फलन का संबंध किसी निश्चित समयावधि में होता है, यानी जब भी कोई चीज हम उत्पादन करते हैं तो उसमें समय क्या होता है, निश्चित होता है। ये समय को कौन इन्वॉल्व किया है, तो मार्शल ने किया है। कौन किया है, मार्शल ने किया है। मार्शल का कहना है कि कोई भी काम जो होता है एक निश्चित समय के अंदर ही होता है। दूसरा है उत्पादन फलन के सभी उत्पादन अल्पकाल में परिवर्तित नहीं किए जा सकते हैं। कहने का मतलब है कि आप जो है कुरकुरे बना रहे, तो कुरकुरे बनाने के लिए क्या करते हैं कि आप जो है
दो तरह का कॉस्ट लगाते हैं उसमें, दो तरह का कॉस्ट लगता है। एक होता है फिक्स्ड कॉस्ट लगता है और एक जो है वो वेरिएबल कॉस्ट का इस्तेमाल होता है। तो आप फिक्स्ड कॉस्ट को बार बार परिवर्तन नहीं कर सकते, अल्पकाल में जो है परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, जैसे घर, मशीन, है ना, इस सब को जो है प्रतिदिन हम परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, बल्कि यहाँ जो है अल्पकाल में वेरिएबल कॉस्ट को सिर्फ जो है हम परिवर्तन कर सकते हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्या है, दीर्घ काल में उत्पादन फलन की सभी परिवर्तनशील होते हैं। अगर लंबे समय की बात करें तो कोई व्यक्ति क्या करता है कि पान की गुमटी को खोलता है, लेकिन 15 साल बाद पता चलता है कि उन्होंने वहां पर फ्लैट बना कर रखा है। तो क्या है कि दीर्घकालीन में जो है उत्पादन फलन के सभी उत्पाद जो हैं या उत्पादन जो है परिवर्तनशील होता है। अल्पकाल में तकनीकी स्तर पर कोई परिवर्तन नहीं होता। ये जो है उत्पादन फलन की क्या है, मान्यता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं बच्चों। हम लोग यहाँ पूछ रहे हैं बाजार को परिभाषित करिए। बाजार चैप्टर से आपको एक क्वेश्चन 100% आएगा बच्चों। बाजार मैं अपने से कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर करूं, उसके बाद फिर ये लाइन पढ़ूंगा। बाजार वह संस्था है जहां क्रेता और विक्रेता आपस में मिलकर जो है वस्तुओं का क्रय विक्रय करता है, उसे क्या कहते हैं, बाजार कहते हैं। बाजार जो है बच्चों 3 प्रकार का होता है। अभी जो है अर्थशास्त्र में आपको अगर बाजार पढ़ना है तो एक होता है पूर्ण प्रतियोगिता बाजार। क्या होता है, एक पूर्ण प्रतियोगिता जो है बाजार होता है, ठीक है ना। और एक होता है एकाधिकार बाजार। कौन होता है, एकाधिकार बाजार। और एक होता है एकाधिकारी बाजार। तो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार वैसे बाजार को कहा जाता है जहां पर क्रेता और विक्रेताओं की संख्या अधिक होती है, एक समरूप वस्तु बेची जाती है, एक कीमत होता है, ठीक है ना, तथा क्रेता और विक्रेता जो है स्वतंत्र रूप से आवागमन कर सकता है, तो उसे हम पूर्ण प्रतियोगिता बाजार कहते हैं। अब एकाधिकारी बाजार में क्या है कि बाजार की वह दशा जिसमें एक विक्रेता और अनेक क्रेता होता है, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, एकाधिकारी बाजार कहते हैं। एकाधिकारी बाजार का विशेषता क्या है बच्चों, तो वहां जो है एक कीमत होता है या कीमत विभेदीकरण भी पाया जाता है। कीमत क्या पाया जाता है, विभेदीकरण पाया जाता है। और इसमें जो है सिर्फ जो है एक व्यक्ति का अधिकार होता है। यहाँ पर जो है जो प्राइस रख दिया उसको आप स्वीकार करना पड़ेगा। फिर एकाधिकारी बाजार वैसे बाजार को कहते हैं जिसमें पूर्ण प्रतियोगिता तथा एकाधिकारी बाजार दोनों सम्मिलित होते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है, एकाधिकारी बाजार कहा जाता है। अच्छा ये बता दें कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार जो है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में ज्यादातर पाया जाता है, क्योंकि वहां परफेक्ट कंपटीशन ज्यादा होता है। एकाधिकार बाजार जो है आपको समाजवादी अर्थव्यवस्था में देखने को मिलता है, और एकाधिकारी बाजार जो है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था में देखने को मिलता है। चलिए अब हम लोग जो है किताब का डेफिनेशन पढ़ते हैं। बाजार से अभिप्राय वस्तुओं और सेवाओं के बेचने एवं खरीदने की प्रक्रिया से है। बाजार वह क्षेत्र होता है जिसमें क्रेता और विक्रेता एक दूसरे के इतने निकट संपर्क में होते हैं कि एक भाग में प्रचलित कीमतों का प्रभाव दूसरे भाग में प्रचलित कीमतों पर पड़ता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर नेक्स्ट कहता है कि बाजार का अर्थ सिर्फ दुकानों का समूह नहीं होता, चाहे दुकान का समूह हो या ना हो, क्रेता विक्रेता एक दूसरे से प्रत्यक्ष संपर्क में हो ना हो, चाहे मुद्रा का उपयोग हो ना हो, किसी भी स्रोत द्वारा अगर क्रेता एवं विक्रेता क्रय विक्रय होता है तो यह प्रक्रिया में बाजार कहलाता है। सही बात है, आजकल ऑनलाइन या मल्टीमीडिया के माध्यम से जो है क्रय विक्रय कर रहा है, क्रेता विक्रेता आपस में नहीं भी मिलता है, ठीक है ना, या मुद्रा का प्रयोग नहीं कर रहा है बल्कि कैशलेस यूज कर रहा है, तो भी क्या है, बाजार है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। देखिए यहाँ पर ग्रुप बी शॉर्ट आंसर में हम लोग देखेंगे। यहाँ बोल रहा है कि प्रतिस्थापन एवं पूरक वस्तुओं का उदाहरण दें, ठीक है ना। प्रतिस्थापक वस्तु क्या है और पूरक वस्तु, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इकोनॉमिक्स के लिए। चलिए बच्चों हम लोग जानते हैं कि प्रतिस्थापक वस्तु क्या है, तो वे हैं जो एक दूसरे के बदले में प्रयोग में लाई जाती है, जैसे चाय और कॉफी। चाय के बदले जो है कोई व्यक्ति क्या करता है या कंज्यूमर क्या करता है, कॉफी पी लेता है। जैसे चाय का कीमत बढ़ गया तो चाय क्यों पिएगा, कॉफी पिएगा, ठीक है ना। तो इस तरह जो है चाय के बदले कॉफी का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो इसलिए इसको प्रतिस्थापक वस्तु कह सकते हैं। या कहिए कि
गुड़ की जगह पर क्या यूज हो रहा है, तो चीनी का यूज हो रहा है। तो गुड़ के बदले हम क्या कर रहे हैं, चीनी का प्रयोग कर रहे हैं। दोनों तो मीठा का ही काम कर रहा है, तो उसको क्या करेंगे हम, क्या कहेंगे, प्रतिस्थापक वस्तु कहेंगे। ठीक है, अब आते हैं हम लोग पूरक वस्तुओं में। तो पूरक वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जो किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए एक साथ प्रयोग में लाई जाती है। जैसे पेट्रोल और कार, पेट्रोल और कार जो है एक दूसरे का पूरक है। अगर मान लीजिए पेट्रोल की कीमत अगर बढ़ जाता है, पेट्रोल की कीमत क्या होता है, बढ़ जाता है, तो कार का डिमांड कम होने लगता है। इसलिए क्या होता है, एक दूसरे का पूरक है। क्या है वो, पूरक है। बिना पेट्रोल का आप जो है कार नहीं ड्राइव कर सकते हैं, बिना इंक का कलम जो है आप लिख नहीं सकते हैं। तो ये क्या है, एक दूसरे का पूरक है। क्या है, पूरक। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। स्थिर लागत एवं परिवर्तनशील लागत के बीच अंतर बताइए। देखिए, किसी भी वस्तु का उत्पादन करने के लिए दो तरह का कॉस्ट हम लोग इस्तेमाल करते हैं। पहला है TFC प्लस TVC। अब TFC क्या है, तो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, यानी कुल स्थिर लागतें, और TVC का मतलब होता है टोटल वेरिएबल कॉस्ट, कुल परिवर्तनशील लागतें। अब फिक्स्ड कॉस्ट क्या होता है, जैसे आप बिल्डिंग बना रहे हैं, मशीन लगा रहे हैं, लैंड खरीद रहे हैं, है ना, तो ये सारे जो खर्च हैं वो क्या कहलाता है, स्थिर लागत के अंतर्गत आता है। जबकि वेरिएबल कॉस्ट जो होता है, जो आप किसी रॉ मटेरियल को क्या करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं या विनिर्माण कर देते हैं, उसके बाद मार्केट उसको सप्लाई कर देते हैं, तो फिर से आपको रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ती है, रिक्वायरमेंट होती है, तो फिर से हम उसको खरीदते हैं, फिर से उसको मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और मार्केट तक सप्लाई करते चले जाते हैं। तो बार बार जो है खरीद और बिक्री जो हो रही है वो वेरिएबल कॉस्ट को हो रही है। तो इसलिए जो है दोनों में अंतर पाया जाता है। ये जो है एक बार परमानेंटली लगा दिया जाता है, लैंड बार बार नहीं खरीदते हम लोग, मशीन बार बार नहीं यूज कर मतलब खरीद कर लगाते हैं। ये अस्थायी रूप से एक बार लगाया जाता है और दीर्घकालीन समय तक जो है इसका हम इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये वेरिएबल कॉस्ट जो होता है, जैसे ही रॉ मटेरियल को हम लोग मैन्युफैक्चरिंग कर देते हैं, उसको फिर क्या करते हैं हम लोग, मार्केट में सेल करते हैं, फिर रॉ मटेरियल खरीदते हैं। तो इस तरह अब आगे देखते हैं यहाँ पर आंसर क्या दिया हुआ है। देखिए, स्थिर लागतें में उत्पादन की स्थिर साधनों पर किए जाने वाले खर्चों को स्थिर लागत कहा जाता है। क्या बोल रहा है, स्थिर साधन। तो स्थिर साधन आपका क्या है, तो कह सकते हैं फर्म है, मशीन है ना, मजदूर है, ये सबको तो बार बार आप नहीं बदलिएगा, तो ये क्या कहलाएगा, आपका स्थिर साधन कहलाएगा। फिर कहता है इसमें देखिए, उत्पादन में परिवर्तनशील साधनों पर किए जाने वाले खर्चों को परिवर्तनशील लागतें कहते हैं। परिवर्तनशील साधन है क्या, अभी मैंने कहा कि रॉ मटेरियल, क्या है ये, रॉ मटेरियल बार बार, या बिजली बिल जो है, बिजली बिल तो हमको देते रहना पड़ता है, ठीक है ना, तो ये सब क्या है, या कच्चे माल को जो है बार बार हम लोग खरीदते रहते हैं, फिर मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, फिर मार्केट में सेल करते हैं, तो ये है परिवर्तनशील साधन। दूसरा पॉइंट में कहता है कि स्थिर लागतों का उत्पादन की मात्रा में कोई सीधा संबंध नहीं होता। स्थिर लागत तथा उत्पादन की मात्रा में कोई सीधा संबंध नहीं होता, प्रत्यक्ष जो है इफेक्ट नहीं पड़ता है। अब यहाँ पर एक परिवर्तनशील लागतें उत्पादन की मात्रा के घटने बढ़ने की साथ साथ घटती बढ़ती है। जैसे हम मान लिया जाए कि रॉ मटेरियल कम लेके आए हैं तो हमारा उत्पादन लागत कम लगेगा, और अगर हम रॉ मटेरियल ज्यादा लेके आ रहे हैं तो हमारी लागतें क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट कहता है कि ये कभी भी उत्पादन ना होने पर भी शून्य नहीं होती है। जैसे आप फर्म या इंडस्ट्री बना लिया, आप उत्पादन करें या ना करें, आपको लैंड खरीदने में पैसा लगा है ना, मशीन लगाने में खर्च लगा है, फ्लैट बनाने में खर्च लगा है, तो ये उत्पादन करने में जो है फिक्स्ड कॉस्ट जो है कभी शून्य नहीं होता। आप उत्पादन करिए या नहीं करिए, आपको जो है लगना है खर्च, वो लग चुका है, ठीक है। अब ये उत्पादन बंद कर देने पर शून्य हो जाती है। जैसे मान लीजिए आप उत्पादन नहीं कर रहे हैं, तो दुकान का शटर का कर दिया, बंद कर दिया, फैक्ट्री का शटर का कर दिया, बंद कर दिया। लेकिन फैक्ट्री में जो लगना था खर्च, फैक्ट्री बनाने में, मशीन लगाने में, लैंड खरीदने में, वो तो आपका लग चुका है, तो इसलिए ये शून्य नहीं हो सकता। जबकि ये क्या हो जाता है, स्थिर लागत जो होता है, ये परिवर्तनशील लागत जो होता है वो शून्य हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट में क्या है कि फर्म स्थिर लागतों की हानि उठाकर भी उत्पादन जारी रख सकती है। क्या बोल रहा है कि फर्म स्थिर लागतों की हानि उठाकर भी उत्पादन जारी रख सकती है। अब यहाँ पर कहता है कि एक फर्म तब उत्पादन जारी रखती है जब तक कि उसे परिवर्तनशील लागतों के बराबर कीमत अवश्य मिले। जैसे मान लिया जाए कि हमारा उत्पादन लागत 5 रुपया पर यूनिट है,
तो अगर मार्केट में हमको 5 रुपये पर यूनिट अगर नहीं मिलता है फिर हम उसको उत्पादन नहीं करेंगे, ठीक है ना। लेकिन इसमें कहता है कि हानि उठाकर भी आप उत्पादन जारी रख सकते हैं। जैसे मान लिया जाए कि आप फैक्ट्री तो लगा चुके हैं, आप उत्पादन करें ना करें उसमें तो आपका लागत लग चुकी है, ये हानि उठा करके भी जारी रखा है। अब यहाँ पर कहता है स्थिर लागतों के उदाहरण क्या है, कारखाने के भवन का किराया या कारखाने बनाने में या प्रबंधक का वेतन, ये सब क्या है, स्थिर लागत का उदाहरण है। अब यहाँ पर देखते हैं कच्ची सामग्री की लागत। कच्ची सामग्री की लागत जो है वो क्या है, परिवर्तनशील लागत है। प्रत्यक्ष श्रम, ठीक है, श्रम जो है, श्रम व्यय जो हो रहा है नियमित रूप से महीने महीने जो है देना पड़ता है या सप्ताह में देना पड़ता है, तो इसीलिए परिवर्तनशील साधन के अंतर्गत रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं बच्चों, किसी अर्थव्यवस्था की किन्हीं 3 केंद्रीय समस्याओं को लिखें। देखिए समस्या क्यों उत्पन्न होती है, रॉबिन्स ने कहा है कि साधन सीमित है और आवश्यकताएं क्या है, अनंत है। और सीमित साधनों में हमें ऐसे विकल्प को चुनना होता है जिसे हमारी आवश्यकता को संतुष्टि दे सकती है। तो चयन की समस्या क्या है, सीमित साधन के कारण यानी दुर्लभता के कारण कौन सी समस्या उत्पन्न होता है, तो चयन की समस्या होता है। अब केंद्रीय समस्या की बात है बच्चों, तो केंद्रीय समस्या में पहली 3 समस्या आती है, साधनों का आवंटन, साधनों का विकास, साथ ही साधनों का उपयोग कैसे करेंगे। साधनों का आवंटन, साधनों का विकास तथा साधनों का उपयोग। अब आते हैं कि अर्थव्यवस्था में मुख्यतः 3 केंद्रीय समस्याएं हैं, किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए, यानी कंज्यूमर गुड्स का उत्पादन किया जाए कि कैपिटल गुड्स का उत्पादन किया जाए। अगर हम कंज्यूमर गुड्स का उत्पादन करते रहेंगे तो दुनिया के और विकसित देशों की तुलना हम नहीं कर सकते हैं, तो कहीं ना कहीं मजबूरी हो जाती है कि आपको कैपिटल गुड्स भी उत्पादन करना होगा। कैपिटल गुड्स किसको कहते हैं, तो मशीन वगैरह हो गया, है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, ये सब क्या है, कैपिटल गुड्स कहा जाता है। अब कैपिटल गुड्स का मतलब होता है जो भविष्य के लिए जो उत्पादन किया जाता है, ठीक है ना, जो भविष्य में आपको लाभ प्राप्ति की संभावना होती है उसको हम लोग कैपिटल गुड्स कहते हैं। अब मान लिया जाए हम चीनी उत्पादन कर लें तो चीनी जो भविष्य में तो लाभ नहीं देगा, वो क्या है, कंज्यूमर गुड्स है, उपभोग की वस्तु है, एक बार उपभोग करने के बाद वह स्वतः क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। नेक्स्ट क्या है, उत्पादन किस प्रकार किया जाए, तो उत्पादन के भी मैंने बताया था 2 तकनीक होता है, एक श्रम प्रधान होता है और एक पूंजी प्रधान होता है। अगर हम लोग लेबर इंटेंसिव से उत्पादन करते हैं तो क्या होता है कि इफिशिएंट उत्पादन नहीं हो पाता है, तर्कसंगत नहीं हो पाता है, और वो क्या होता है कि दुनिया की नजरों में जो है हीन दृष्टि से देखा जाता है। अगर कैपिटल इंटेंसिव से उत्पादन करते हैं यानी मशीन द्वारा उत्पादन करते हैं तो कम समय में अधिक उत्पादन होता है तथा वह इफिशिएंट प्रोडक्शन होता है, बहुत सुंदर लगता है देखने में। लेकिन भारत में समस्या क्या है कि जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है, अगर हम जनसंख्या को रोजगार नहीं देंगे तो बेरोजगारी बढ़ जाएगी, गरीबी बढ़ जाएगी। और यही कारण है कि भारत की केंद्रीय समस्या या भारतीय अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या जो है ये बहुत बड़ी है कि मशीन से करें कि लेबर से उत्पादन करें। फिर क्या है, थर्ड में उत्पादन किसके लिए किया जाए, उत्पादन जो है किसके लिए, गरीब के लिए या अमीर के लिए। अगर हम गरीब के लिए ही सारा अपनी नेशनल इनकम का सारा खर्च कर देते हैं तो फिर अमीर के जो टैक्स देता है वो टैक्स देना बंद कर देगा। तो हम अमीर के लिए उत्पादन करें कि गरीब के लिए। चलिए यहाँ डिफाइन भी किया हुआ है, बोल रहा है कि किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए, बोल रहा है कि इस अवस्था में 2 पहलू है, एक तो किस वस्तु का उत्पादन किया जाए और दूसरी जिन वस्तुओं का उत्पादन किया जाना है उनकी मात्रा कितनी होनी चाहिए, यानी कितनी मात्रा में उत्पादन किया जाए, ये समस्या बन जाता है। अब यहाँ क्या है कि उत्पादन किस प्रकार किया जाए, बोल रहे कि दूसरी प्रमुख समस्या एक निश्चित वस्तुओं को उत्पादन करने के लिए किन तकनीक का प्रयोग किया जाए, यानी लेबर इंटेंसिव या फिर कैपिटल इंटेंसिव। थर्ड पॉइंट कहता है कि उत्पादन किसके लिए किया जाए, देश के किए गए उत्पादन का उद्देश्य जो है उसका उपभोग करना होता है, जो देश में रहने वाले व्यक्तियों के द्वारा किया जाता है, यानी गरीब के लिए या अमीर के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों 9 में, उपयोगिता से आप क्या समझते हैं। ठीक है, उपयोगिता किसी वस्तु के खास गुण होते हैं जो मानवीय आवश्यकता को संतुष्ट कर सकता है, क्या कर सकता है, संतुष्ट कर सकता है। देखिए बच्चों, उपयोगिता का अर्थ आवश्यकता संतुष्टि शक्ति को कहा जाता है, यानी जिस वस्तु में मानवीय आवश्यकता को संतुष्ट करने की शक्ति होती है उसे हम उपयोगिता कहते हैं। ठीक है, दूसरे शब्दों में वस्तु विशेष किसी
उपभोक्ता की आवश्यकता विशेष की संतुष्टि की निहित क्षमता अथवा शक्ति के नाम को ही क्या कहा जाता है, उपयोगिता कहा जाता है। उपयोगिता शब्द क्या है, सापेक्षिक है। बच्चों यहाँ उपयोगिता की विशेषता को हम लोग देख लेते हैं। उपयोगिता एक मनोवैज्ञानिक धारणा होता है। जैसे हम रोटी खा रहे हैं, तो रोटी खा रहे हैं तो क्या हो रहा है, हमें फील हो रहा है कि मेरा पेट जो है वो क्या कर रहा है, धीरे धीरे भर रहा है, ठीक है ना। तो ये हम लोग सिर्फ फील कर सकते हैं, ये इसीलिए इसको कहा जाता है मनोवैज्ञानिक धारणा। दूसरा है उपयोगिता व्यक्ति परक है। जैसे रोटी, हाँ, एक भूखा व्यक्ति और एक खाना खाया हुआ व्यक्ति, दोनों रोटी सेम है, लेकिन दोनों व्यक्तियों के लिए जो है उस वस्तु में उपयोगिता अलग अलग दिखाई पड़ता है, यानी व्यक्तिगत परक है। जैसे कोई भूखा व्यक्ति बहुत तेजी से खाएगा, है ना, चाव लेकर खाएगा, बहुत अच्छा इंटरेस्ट लेकर खाएगा, लेकिन जो खाया हुआ व्यक्ति है वो बोलेगा नहीं 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 हम नहीं खाएंगे, ठीक है ना। तो उस रोटी के प्रति उसका रुचि कम होता है, लेकिन एक भूखे व्यक्ति का उस रोटी में रुचि जो होता है बहुत तेजी से होता है, ठीक है। इसीलिए इसका कहा जाता है उपयोगिता व्यक्ति परक है, ठीक है। अब आ जाइए तीसरा पॉइंट में, उपयोगिता का विचार सापेक्षिक होता है। सापेक्षिक का अर्थ क्या है, क्योंकि उपयोगिता समय और स्थान के साथ क्या होता है, परिवर्तित होती रहती है। जैसे क्या है कि अभी सुबह सुबह जो है नाश्ता करना होता है, लेकिन अगर आप कुछ दोपहर में कोई खाना खाने के बाद अगर आपको दे देता है तो क्या हो जाता है, समय के साथ जो होता है उस रोटी की उपयोगिता कम हो जाती है। फिर बोल रहा है कि गर्म कपड़ों की जाड़ों के मौसम में उपयोगिता है। जैसे अभी जाड़े का मौसम चल रहा है, तो जाड़े के मौसम में हर व्यक्ति जो है गर्म वस्त्र को पहना हुआ है, जबकि वही कपड़े उसी उपभोक्ता को गर्मी में कोई उपयोगिता नहीं होता है। अब गर्मी में अगर मान लीजिए उस व्यक्ति को गर्म कपड़ा पहना दिया जाए, पहनेगा नहीं पहनेगा, तो उस कपड़े के प्रति उसका रुचि कम हो गया है, ठीक है, उपयोगिता कम हो जाता है। अब आइए, उपयोगिता नैतिक सिद्धांत से प्रभावित नहीं होता है। नैतिक, जैसे दवा है, तो दवा तो आपका ऋणात्मक संबंध है, लेकिन क्या है कि दवा भी अपना काम कर जाता है। दवा खाइए, या दवा पेस्टिसाइड करते हैं हम लोग फसलों में, तो क्या हो जाता है, कीड़ा को मार देता है। तो उसको नैतिकता कहता है कि आप कीड़ा को नहीं मारना चाहिए। जैन धर्म और बौद्ध धर्म कहता है कि आप किसी को हिंसा नहीं करिए, अहिंसा परमो धर्म। लेकिन वो नैतिकता से कोई संबंध नहीं, दवा अपना काम करेगा, ठीक है ना। बुराई की, यदि किसी व्यक्ति विशेष को किसी सामाजिक कृत्य जैसे चोरी, डकैती, हत्या, बलात्कार आदि कार्यों में उपयोगिता मिलती है, तब यह कार्य तथा इन कार्यों में प्रयोग होने वाली वस्तुएं उस व्यक्ति के लिए उपयोगी है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग आते हैं, उपयोगिता का अर्थ अनुमानित संतुष्टि है। हम लोग अनुमान लगा लेते हैं, जैसे कि जितना खाना रहता है उतना ही हम लोग लेते हैं, ठीक है ना। तो ये अनुमानित संतुष्टि है कि हम इतना में मेरा क्या हो जाएगा, हम संतुष्ट हो जाएंगे या मेरा पेट भर जाएगा, तो हम उतना ही लेंगे। अभी कहता है कि संतुष्टि से लिया जाता है, ना कि वास्तविक संतुष्टि से, क्योंकि अनुमानित संतुष्टि उपभोग तीव्रता पर निर्भर करता है। अब उपयोगिता की जो धारणा है बच्चों, यूटिलिटी को किससे मेजर किया जाता है ये भी जान लीजिए, यूटिल्स से। किससे, यूटिल्स से। ऑब्जेक्टिव में आपको पूछ देगा कि उपयोगिता की माप किससे किया जाता है, तो यूटिल्स से किया जाता है। अच्छा, उपयोगिता की माप उसकी कीमत से भी किया जाता है। किससे किया जाता है, कीमत से भी किया जाता है। अब देखिए, उपयोगिता की जो धारणा है दो प्रकार का, एक सीमांत उपयोगिता और एक है कुल उपयोगिता। तो चलिए जानते हैं हम लोग सीमांत उपयोगिता क्या है। सीमांत शब्द का अर्थ होता है एक अतिरिक्त, ठीक है, क्या होता है, एक अतिरिक्त। जैसे एक अतिरिक्त इकाई के उपभोग से प्राप्त उपयोगिता को ही हम लोग सीमांत उपयोगिता कहते हैं। क्या कहते हैं, सीमा। जैसे यहाँ एग्जांपल से समझते हैं। जैसे क्या है कि यदि किसी वस्तु को 10 इकाइयों के उपभोग से 150 यूटिल, देखिए उपयोगिता को किससे मापा जा रहा है, तो यूटिल से मापा जा रहा है। ये ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है, ठीक है, तो आपको ये इस पर भी ध्यान रखना है। बड़े कि 10 इकाइयों के उपभोग से इसको 150 यूटिल संतुष्टि प्राप्त होती है, तथा 11 इकाइयों के उपभोग से 160 होती है। जैसे पहले 10 खा रहा था, अब क्या है 11 ले रहा है, तो कहीं ना कहीं एक अतिरिक्त ले रहा है, इसी को सीमांत कहा जाता है, ठीक है। अब यहाँ कहा जा रहा है 160 यूटिल संतुष्टि प्राप्त होती है, तो वस्तु की 11वीं इकाई का उपभोग करने से प्राप्त होने वाली अतिरिक्त उपयोगिता, जिसे 160 बाद में 11 का उपयोग करने से कितना हो रहा है 160, और पहले 10 कर रहा था तो 150, अब घटा दीजिए कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, तो 10 यूटिल क्या कहलाएगा आपका, सीमांत उपयोगिता कहलाएगा, ठीक है। इसको हालांकि आपको फॉर्मूला के माध्यम से बनाना है। मार्जिनल यूटिलिटी nth इज इक्वल टू टोटल यूटिलिटी n माइनस टोटल यूटिलिटी n माइनस 1,
क्या है, n क्या करता है, नंबर ऑफ यूनिट्स, नंबर ऑफ इकाई को जो है रेफर करता है। तो अभी हम लोग टोटल वर्तमान में 11 इकाई का उपभोग कर रहे हैं, तो यहाँ 11 लिखा हुआ है, यहाँ पर भी 11 लिखा हुआ है, n के जगह पर भी 11 में से घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 10। अब 11 का इस्तेमाल करने से कितना मिल रहा था 160, और 10 इकाई का उपभोग से मिल रहा था 150। तो 160 में से 150 को घटा देंगे तो 10 यूटिल होगा, और 10 यूटिल का कहलाएगा आपका, तो सीमांत उपयोगिता कहलाएगा। बच्चों, सीमांत उपयोगिता के संदर्भ में एक तालिका हम लोग देख लेते हैं कि जैसे जैसे हम आइसक्रीम की इकाई को बढ़ा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, आइसक्रीम की इकाई को बढ़ाते हैं, तो मेरा सीमांत उपयोगिता क्या होता है, घटते स्तर पर दिखाई देता है। जैसे पहला इकाई यूज कर रहे हैं तो 20 मार्जिनल यूटिलिटी मिलता है, फिर दूसरा इकाई करते हैं, जैसे एक खा करके फिर दूसरा खाएं, तो देखिए यहाँ पर 16 यूटिल्स हमें प्राप्त हो रही है, फिर तीसरा में 10, चौथा में 4 और पांचवा में 0। पांचवा में 0 का मतलब है कि इसके बाद खाने की इच्छा क्या हो जाती है, बंद हो जाती है, पूर्ण तृप्ति की बिंदु हो जाती है। अगर हम छठा खाइएगा, 6 इकाई खा लीजिएगा तो आप माइनस में चले जाइएगा, ठीक है ना। ये कौन कहता है, तो मार्शल कहता है। कौन कहता है, मार्शल। मार्शल जो है कार्डिनल अप्रोच को दिया है, जबकि हिक्स और एलन जो है वो ऑर्डिनल अप्रोच को दिया है, ये भी ध्यान देना है। अब यहाँ पर देखिए, आप ग्राफ से अगर समझना चाहेंगे तो मार्जिनल यूटिलिटी कर्व स्लोप डाउनवर्ड्स indicating decrease in satisfaction with each successive आइसक्रीम। तो यहाँ पर देखिए आपका इधर क्या दिया हुआ है, जो है इधर जो दिया हुआ है, जो आपका यूटिलिटी दिखा रहा है, जबकि इधर दिखा रहा है यूनिट्स को दिखा रहा है। आप एक आइसक्रीम खाते हैं तो आपको कितना मिल रहा है, 20 मिल रहा है। दूसरा खाते हैं तो देखिए आपका घट के कितना आ गया, 16 आ गया। तीसरा खाते हैं तो आपको 10 मिल रहा है। चौथा अगर आप यूज कर रहे हैं तो 4 मिल रहा है। पांचवा में क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। अब जैसे आप छठी इकाई को आप उपभोग करने लगेंगे तो अब देखिए माइनस, ये जो मार्जिनल यूटिलिटी का कर्व है वो क्या है, डाउनवर्ड्स है। क्या है, स्लोप कैसा है इसका, डाउनवर्ड है, धीरे धीरे बढ़ता है, लेकिन घटती दर पर बढ़ता है। और एक ऐसा समय आ जाता है जब वो शून्य की अवस्था में आ जाता है। तो कभी कभी आपको पूछ देगा मार्जिनल यूटिलिटी शून्य होता है, हाँ होता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं बच्चों दूसरा कॉन्सेप्ट का, जिसका नाम है कुल उपयोगिता, टोटल यूटिलिटी। उपभोग की सभी इकाइयों के उपभोग से उपभोक्ता का जो उपयोगिता प्राप्त होती है उसे कुल उपयोगिता कहते हैं। जैसे कोई एक उपभोक्ता क्या है, 5 रोटी खाता है, तो 5 रोटी खाने से कितना उसको प्राप्त हो रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे, कुल उपयोगिता कहेंगे। और एक रोटी से मान लो 20 मिल रहा है, तो एक रोटी उसके लिए क्या कहलाएगा, औसत उपयोगिता कहलाएगा। क्या कहलाएगा, औसत, यानी प्रति इकाई रोटी के उपभोग से जो उसे प्राप्त होता है उसको औसत उपभोग कहते हैं। लेकिन यहाँ बोल रहा है कि सभी इकाई, यानी उपभोग के सभी इकाई, अगर आप 5 रोटी खा रहे, रोटी का ही सिर्फ ऐड होगा, आपकी चटनी और सब्जी का ऐड नहीं होगा, ठीक है ना। तो यहाँ बोल रहा है कि उपभोग की सभी इकाइयों के उपभोग से उपभोक्ता को जो उपयोगिता प्राप्त होती है उसे कुल उपयोगिता कहते हैं। देखिए, कुल उपयोगिता उपभोग के विभिन्न इकाइयों से प्राप्त सीमांत उपयोगिताओं के योग को बताता है। चलिए इसको हम लोग जो है, अच्छा एक फॉर्मूला भी जान लीजिए, क्या होता है, टोटल यूटिलिटी इक्वल टू सिग्मा मार्जिनल यूटिलिटी। अगर मार्जिनल यूटिलिटी के जितने इकाई से प्राप्त हुआ है मार्जिनल यूटिलिटी, सभी को जोड़ दीजिएगा तो क्या आपको प्राप्त होगा, टोटल यूटिलिटी। इसको एग्जांपल से या तालिका से देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ 7 इकाई जो है उपभोग किया जा रहा है। कितने इकाई उपभोग किया जा रहा है, तो 7 इकाई। पहला से आपका 40 मार्जिनल, दूसरा से 30, तीसरा से 20, चौथा से 10। अब जो है क्या है कि इसको टोटल यूटिलिटी करने के लिए क्या कर रहा है, 40 को पहले 30 से जोड़ा तो 70, ठीक है ना। उसके ऊपर बाद है जो 70 को फिर 20 से जोड़ दिया तो 90, फिर 90 को क्या कर दिया 10 से जोड़ दिया तो 100। तो सबको जोड़िएगा तो यहाँ देखिए 70 प्राप्त हो रहा है। क्या हो रहा है, क्योंकि आप माइनस में भी चले गए थे, ठीक है। अगर आपकी तृप्ति बिंदु से अगर ज्यादा आप खा लेते हैं तो नेगेटिव कहलाता है, नेगेटिव में चला जाता है। इसीलिए आपका टोटल यूटिलिटी कितना यहाँ पर आ रहा है, 70 आ रहा है, ठीक है ना। तो इसको जो है टोटल यूटिलिटी निकालने के लिए क्या करना होता है, टोटल मार्जिनल यूटिलिटी को आप जोड़िएगा तो 70 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे बच्चों कि सीमांत उपयोगिता एवं कुल उपयोगिता के संबंध, रिलेशन बिटवीन मार्जिनल यूटिलिटी एंड टोटल यूटिलिटी। ये आपको क्वेश्चन मैं इसलिए इतना डिटेल बता रहा हूँ कि आपको जो है लॉन्ग क्वेश्चन में भी ये आ सकता है, ठीक है। अब बोल रहा है कुल उपयोगिता एवं सीमांत उपयोगिता के पारस्परिक संबंध को चित्र 2 में 2 की सहायता से
समझा जा सकता है, जिसे आप यहाँ देख सकते हैं कि ये जो है आपका यहाँ से टोटल यूटिलिटी शुरू हुआ है, दिख रहा है ना, TU लिखा हुआ है, और यहाँ पर जो है ये मार्जिनल यूटिलिटी है, मार्जिनल यूटिलिटी का कर्व है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि एक इकाई का उपभोग करता है, कोई उपभोक्ता क्या करता है कि एक रोटी खाता है तो उसको 40 यूटिलिटी प्राप्त होता है, कितना, 40 होता है। फिर दूसरा खाता है तो टोटल यूटिलिटी कितना हो जाता है उसका, तो यहाँ पर दिख रहे हैं जैसे जैसे वो इकाई को बढ़ा रहा है, जैसे जैसे उपभोग की इकाई बढ़ाते जा रहा है, देखिए यहाँ पर टोटल यूटिलिटी क्या होते रहा है, बढ़ रहा है। लेकिन एक मैक्सिमम टोटल यूटिलिटी के बाद क्या होता है कि टोटल यूटिलिटी घटने लगता है और स्वतः एक ऐसा समय आ जाता है जब मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो जाता है, शून्य की अवस्था में आ जाता है। दोनों बढ़ रहा है, इसकी दो अवस्थाएं होती हैं, टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी की तीन अवस्थाएं होती हैं, तीन अवस्थाएं। एक तो प्रारंभिक अवस्था, दोनों बढ़ेगा, देखिए यहाँ भी बढ़ रहा है, यहाँ भी बढ़ रहा है। लेकिन दूसरा अवस्था में क्या होता है कि टोटल यूटिलिटी अधिकतम हो जाता है, जबकि दूसरा अवस्था में जो है मार्जिनल यूटिलिटी शून्य अवस्था में आ जाता है। और यही दूसरी अवस्था में जब टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम रहेगा और मार्जिनल यूटिलिटी शून्य की अवस्था में रहेगा, इसी बिंदु पर पॉइंट ऑफ स्टेशन कहलाता है, नहीं संतुष्टि, कोई भी उपभोक्ता संतुष्टि की अवस्था में होता है। फिर क्या है कि जैसे जैसे 5 के बाद कोई अगर इकाई खाता है तो वह नेगेटिव चला जाता है, क्या चला जाता है, नेगेटिव, और ये क्या होने लगता है, घटने लगता है, ये शून्य में चला जाता है और शून्य के बाद ऋणात्मक में चला जाता है। उसके बाद क्या होता है कि ये घटने लगता है, ठीक है। तो ये तीन अवस्थाएं, क्या है, तीन अवस्थाएं। यहाँ पर देखिए तीन अवस्था की बात क्या है कि सीमांत, जब तक सीमांत उपयोगिता धनात्मक है ना, तब कुल उपयोगिता क्या होती है, बढ़ती है। दूसरी अवस्था में कहता है कि जब सीमांत उपयोगिता शून्य हो जाता है, मतलब इस पॉइंट पर आ जाता है, तब कुल उपयोगिता क्या होता है, अधिकतम में होता है, सबसे ई पॉइंट पर होता है, ठीक है। तीसरा पर क्या कहता है कि जब सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होता है, नहीं क्या हो जाता है कि जीरो के बाद नीचे की ओर आ जाता है, तब क्या होता है, कुल उपयोगिता घटने लगती है, ये भी क्या होने लगता है कि फॉल होने लगता है, ई के बाद एफ और जी पर आ जाता है, ठीक है ना। तो ये ध्यान देना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं। बोल रहे कि पूर्ति की लोच से आप क्या समझते हैं, पूर्ति की लोच से आप क्या समझते हैं, कीमत में परिवर्तन के प्रति आपूर्ति की संवेदनशीलता को आपूर्ति की कीमत लोच के नाम से जाना जाता है। चलिए बच्चों, पहले हम लोग क्या समझते हैं, पूर्ति को समझते हैं ना, पूर्ति के अभिप्राय क्या है, उसके बाद फिर क्या है हम लोग लोच की बात करेंगे। बोला कि किसी वस्तु की पूर्ति से अभिप्राय वस्तु की उन मात्राओं से है जिन्हें एक विक्रेता विभिन्न संभव कीमतों पर एक निश्चित समय में बेचने को तैयार रहता है। यानी विक्रेता क्या है कि एक निश्चित कीमत पर एक निश्चित समय में बेचने के लिए अगर वो तत्परता है, तत्परता दिखा रहा है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, पूर्ति कहते हैं। थॉमस क्या कहता है, बड़े की वस्तुओं की पूर्ति वह मात्रा है जो एक बाजार में किसी निश्चित समय, देखिए निश्चित समय मार्शल का दिया हुआ है, ठीक है ना, निश्चित समय रहेगा और एक निश्चित कीमत रहेगा, ठीक है, तथा विभिन्न कीमतों पर बेचने के लिए प्रस्तुत की जाती है, उसे क्या कहा जाता है, पूर्ति कहा जाता है। अब पूर्ति का नियम क्या है, उत्पादक सदैव अपने लाभ को अधिकतम करने के उद्देश्य से अपनी वस्तुओं को दी गई लागत दशाओं में ऊंची से ऊंची कीमत पर बेचना चाहता है। कोई भी विक्रेता चाहता है कि अगर कीमत मुझे ज्यादा मिली तो हम ज्यादा सप्लाई करेंगे, अगर कम कीमत मिलने लगता है तो बच्चों जानते हैं, एक एग्जांपल मैं बता दूं कि एक किसान क्या है कि मूल्य उत्पादन करता है, ठीक है ना, जब तक उसका रेट जो है 20, 25, 30 जा रहा था, बहुत आसानी से वो बहुत जो है जा करके मार्केट में सप्लाई कर रहा था। लेकिन जैसे ही रेट उसका 2 से 3 रुपये हो जाता है, 20 से 25 घट करके सीधा 2 से 3 में हो जाता है, तो वह क्या करता है कि सप्लाई करना बंद कर देता है और क्या करता है, उसको जो है हल चला देता है, उस फसल पर क्या चला देता है, हल चला देता है। तो इससे ये साबित होता है बच्चों कि कोई भी उत्पादक होता है, कोई भी विक्रेता जो होता है, ऊंची से ऊंची कीमत पर बेचना चाहता है। देखिए यहाँ अन्य शब्दों में या अन्य बातें समान रहने पर वस्तु की कीमत वृद्धि पूर्ति को बढ़ाती है या बढ़ाएगी। अगर कीमत अधिक होगी तो पूर्ति भी क्या होगी, बढ़ेगी, तथा वस्तु कीमत में कमी पूर्ति को घटाएगी। यानी इंग्लिश में अगर इसको कहा जाए तो लोअर प्राइस इज द लोअर सप्लाई एंड हायर प्राइस इज द हायर सप्लाई, ठीक है ना, ये पूर्ति का नियम है। अब यहाँ पर बोलता है कि सीधा संबंध पाया जाता है, यानी सप्लाई और प्राइस के बीच क्या होता है, सीधा संबंध होता है। कहने का मतलब इसका जो ग्राफ बनता है ऐसे बनता है, ठीक है ना। इधर मान लीजिए प्राइस
और इधर मान लीजिए सप्लाई क्वांटिटी में। अब मान लीजिए कि प्राइस अगर 5 रुपया है तो कम सप्लाई करेगा, लेकिन जैसे ही 20 रुपया हो जाता है उसका प्राइस तो क्या करता है वो सप्लाई को बढ़ा देता है। तो यहाँ पर ये भी बढ़ रहा है, प्राइस भी बढ़ रहा है, क्वांटिटी भी बढ़ रहा है, इसीलिए इन दोनों के बीच कैसा संबंध होता है तो सीधा संबंध होता है, धनात्मक संबंध। अगर ये घट गया तो सप्लाई भी घट जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि जहां एस वस्तु की पूर्ति तथा पी वस्तु की कीमत है, वस्तु की पूर्ति फलन वस्तु की पूर्ति तथा उसकी कीमत के मध्य जो होता है कैसा संबंध होता है तो सीधा संबंध होता है, डायरेक्ट संबंध होता है। बच्चों अब हम लोग पूर्ति समझ गए, अब पूर्ति की लोच के बारे में जानते हैं। बोलता है कि मांग के नियम, देखिए मांग का नियम क्या कहता है कि मांग के नियम की भांति पूर्ति का नियम भी एक गुणात्मक कथन है। मांग के नियम क्या है, बोलता है लोअर प्राइस इज द हायर डिमांड, यानी अगर कीमत कम रहेगा तो हम ज्यादा मांग करेंगे, एंड हायर प्राइस इज द लोअर डिमांड, अगर कीमत अधिक होगी तो मांग क्या होगा कम होगा। ये मांग के नियम है। लेकिन पूर्ति का नियम हम लोग अभी पढ़ के आ रहे हैं, उसमें क्या कहता है कि लोअर प्राइस लोअर सप्लाई, यानी अगर लोअर प्राइस रहेगा यानी कम कीमत रहेगा तो कम सप्लाई करेंगे, और हायर प्राइस इज द हायर सप्लाई, अगर कीमत अधिक होगी तो हम पूर्ति भी अधिक करेंगे। लेकिन दोनों क्या है गुणात्मक कथन है। कैसा कथन है गुणात्मक। गुणात्मक हम क्यों कहते हैं तो गुणात्मक कहने का मतलब है कि जब कोई व्यक्ति पैसा देकर मात्रा को या कोई वस्तु को खरीदता है तो वस्तु जो है केजी में देता है, लेकिन पैसा तो केजी में नहीं देता है। पैसा तो क्या है, पैसा का वैल्यू ज्यादा है, तो कहीं ना कहीं जो है पैसा और वस्तु की मात्रा के बीच जो है मात्रात्मक संबंध नहीं होता। अगर मात्रात्मक होता तो हम पैसा भी केजी में देते और वस्तु हमको केजी में देता, तब मात्रात्मक संबंध होता। लेकिन पैसे और वस्तु के बीच किस तरह का संबंध है तो गुणात्मक है। अगर हम लोग 10 का नोट देते हाथ में दे मतलब क्या है कि मुट्ठी में लेते जाते हैं और हम लोग झोला में लेके आते हैं, तो ये तो किस तरह का संबंध हो गया गुणात्मक कथन हो गया। ठीक है, अब बोला है कि यह नियम कीमत में परिवर्तन होने के परिणाम स्वरूप पूर्ति में केवल परिवर्तन की दिशा को बताता है। देखिए यहाँ क्या बता रहा है, बोला यह नियम जो है कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप क्या होता है या परिणाम स्वरूप क्या होता है, पूर्ति में केवल परिवर्तन की दिशा को बताता है, किंतु पूर्ति का नियम में परिवर्तन के कारण उत्पन्न पूर्ति परिवर्तन के परिणाम को नहीं बताता है। ठीक है ना, तो इसलिए हम लोग जो है पूर्ति की लोच पढ़ते हैं कि अगर कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप जो है उसका जो है पूर्ति में कितना परिवर्तन होता है, इसके माप को ही जो है पूर्ति की लोच कहा जाता है। अब आगे देखेंगे पूर्ति की लोच किसी वस्तु की कीमत में होने वाले परिवर्तन के परिणाम स्वरूप उसकी पूर्ति में होने वाली परिवर्तन के माप को कहा जाता है। ठीक है, अब आगे आइए इसका फॉर्मूला हम लोग देखते हैं। यहाँ देखिए पूर्ति लोच इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई है ना, वस्तु की पूर्ति में अनुपातिक परिवर्तन या प्रतिशत परिवर्तन, फिर कहता है वस्तु की कीमत में अनुपातिक परिवर्तन। अब इसको देखिए यहाँ पर क्या है क्वांटिटी सप्लाई जो करंट में हो रहा है और जो बेस ईयर में हुआ है या बेस जो हुआ है, ठीक है ना बेस ईयर में, अब दोनों को माइनस करने के बाद फिर क्या करते हैं कि बेस क्वांटिटी से उसको डिवीजन देते हैं इनटू 100। फिर क्या है कि अगर ये हम लोग अनुपातिक कीमत वाली बात करें तो करंट प्राइस को बेस प्राइस से माइनस करेंगे बटा बेस प्राइस से भाग देंगे इनटू 100, 100 कैंसिल। अब ये क्वांटिटी करंट क्वांटिटी को 1 से रिप्रेजेंट किया जाता है। कल का जो वीडियो मैंने बताया था इंडेक्स नंबर, उसमें ये भी बताए थे कि 1 अगर लिखा हुआ रहेगा तो चालू वर्ष का सप्लाई को दिखाएगा, और जो कुछ नहीं लिखा हुआ रहेगा नहीं जीरो रहेगा तो क्या होता है बेस ईयर को बताता है। ठीक है, अब यहाँ क्या है कि Q1 और Q से अगर घटाएंगे तो क्या कहलाएगा चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई कहलाता है। ठीक है, बटा क्वांटिटी। अब यहाँ P1 और P में घटाएंगे तो चेंज इन प्राइस को बताता है बटा प्राइस को बताइए, तो 100 कैंसिल हो गया। अब ये डिवाइड में तो हम क्या कर दिए मल्टीप्लाई के शेप में कर दिए। ठीक है, मल्टीप्लाई के शेप में करने के बाद इस शेप में लेकर आए। ठीक है, अब ये क्या कहता है कि ES क्या है तो पूर्ति की लोच है। ये फॉर्मूला आपको प्रूव करने के लिए भी आ सकता है, इसलिए मैं इतना पूरा डिटेल बता रहा हूँ। ठीक है, QS का मतलब है आरंभिक पूर्ति मात्रा, चेंज इन क्वांटिटी S का मतलब है पूर्ति मात्रा में परिवर्तन, P आरंभिक कीमत, और चेंज इन प्राइस का मतलब है कीमत में परिवर्तन। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में एकाधिकार बाजार को परिभाषित करें, इसकी विशेषता क्या है। तो एकाधिकार बाजार 3 प्रकार के पीछे अभी मैंने बताया था, एक पूर्ण प्रतियोगिता बाजार, एकाधिकार बाजार और एकाधिकृत बाजार। चलिए देखते हैं। देखिए बच्चों मोनोपोली के बारे में,
एकाधिकार दो शब्दों से मिलकर बना है, एक प्लस अधिकार, यानी एक फर्म का या एक व्यक्ति का किसी उत्पादक क्षेत्र पर अधिकार होना मोनोपोली या एकाधिकार कहलाता है। अर्थात बाजार वह स्थिति जब बाजार में वस्तु का केवल एकमात्र विक्रेता हो। एकाधिकार बाजार दशा में वस्तु का एक अकेला विक्रेता होने के कारण विक्रेता का वस्तु की पूर्ति पर पूर्ण नियंत्रण रहता है। आप लोग चलिए गवर्नमेंट की बात करते हैं, रेलवे की बात करते हैं, तो रेलवे जो है सिर्फ क्या है, सरकार का अधीन में है, वो भी केंद्र सरकार का, और बाकी जो है इसमें कोई प्राइवेटाइजेशन नहीं है, तो वो एकाधिकार कहलाएगा। क्योंकि टिकट का दर जो है जो निर्धारित कर देता है, उसी टिकट दर पर हम लोग जो है यात्रा करते हैं, उसमें कोई बार्गेनिंग हम लोग नहीं करते हैं। या अब चलिए ये पीडीएस में, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में, जब क्या है सरकार जो है चावल फ्री गरीबों को वितरण करता है, कोई और प्राइवेट फर्म कर सकता है क्या? नहीं कर सकता है। तो उस पीडीएस पर जो है सरकार का क्या है, एकाधिकार है। या सेना क्षेत्र में चलिए आइए, सेना क्षेत्र में है जो है देश का जो है सुरक्षा जो है सिर्फ सरकार का अधिकार है, ठीक है। कोई प्राइवेट कंपनियां अपनी सेना बना करके बॉर्डर पर खड़ा कर रखा है क्या? नहीं। तो उसमें जो है सरकार का क्या है, एकाधिकार है। चलिए बच्चों, एकाधिकार की विशेषताएं भी हम लोग जान लेते हैं कि एक विक्रेता और अधिक क्रेता होता है। वह बाजार की स्थिति जिसमें एक बेचने वाला हो और बहुत सारे लोग जो है खरीदने वाले हों, तो उसको एकाधिकार बाजार कहा जाता है। नहीं देखते हैं कि पीडीएस में लाइन लग जाता है फ्री लेने के लिए। अब फिर क्या है, दूसरा में निकट स्थानापनों का अभाव होता है। वहां पर जो है अगर मान लिया जाए कोई दुकान रेट बढ़ा दिया, तो आपका कोई और विकल्प नहीं है कि इस दुकान को छोड़ करके उस दुकान को आप जा सकते हैं, आपको मजबूरी है को उस चीज को खरीदना पड़ेगा। तो इसलिए कह रहा है निकट स्थानापनों का अभाव होता है, वह मार्केट का और कोई विकल्प नहीं होता है। तीसरा विशेषता क्या है कि एकाधिकार स्वयं कीमत निर्धारण करता है, कि एकाधिकार जो है स्वयं क्या करता है, कीमत को निर्धारण करता है। इसमें जो है पूर्ति और सप्लाई का कोई, मांग और पूर्ति का कोई जो है प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या है, नई फर्मों के प्रवेश पर प्रतिबंध होता है। अगर मान लिया जाए कोई शराब बेच रहा है, ठीक है ना, वो क्या किया है, सरकार से परमिशन ले रखा है, लेकिन कोई व्यक्ति और अगर बेचना चाहे तो उस पर सरकार क्या करता है, प्रतिबंध लगा देता है, बेचने नहीं देता है। फिर क्या है कि मांग वक्र का ऋणात्मक ढलान, मांग वक्र का जो है ऋणात्मक ढलान होता है, ठीक है, जिसको एआर कहा जाता है। चलिए हम लोग जानेंगे कि एमआर और एआर क्या होता है। एमआर जो होता है मार्जिनल रेवेन्यू को कहते हैं, और कि एक अतिरिक्त इकाई को बेचने से प्राप्त आय को एमआर कहा जाता है। एआर क्या कहा जाता है, प्रति इकाई को बेचने से प्राप्त आय को एआर कहा जाता है। ई क्या है आपका, इलास्टिसिटी ऑफ, मानी पूर्ति का लोच है। क्या है ये, पूर्ति का लोच। तो पूर्ति का लोच को 1 से घटाएंगे और पूर्ति के लोच से अगर भाग देंगे तो एमआर के बराबर होता है। अगर ऐसे हम लोग करते हैं एआर बराबर, एआर मतलब समझ गए प्रति इकाई को बेचने से प्राप्त आय को, और एमआर का मतलब होता है एक अतिरिक्त इकाई को बेचने से प्राप्त, और ई का मतलब होता है पूर्ति का लोच, और ये भी क्या है, पूर्ति का लोच में से -1 को इसको डिवाइड देंगे तो एआर के बराबर होगा, ठीक है। अब यहाँ एकाधिकार बाजार का ग्राफ भी देख लीजिए, यानी डायग्राम देख लीजिए, कर्व देख लीजिए। क्या है कि ये जो है कभी भी कोई जो है विक्रेता जो है, यानी मोनोपोली में तो एक ही विक्रेता होता है, तो इसका डिमांड कर्व देखिए कहाँ से शुरू हो रहा है, ये डी और ये डी डिमांड कर्व है, ठीक है ना। एआर को डिमांड कर्व कहा जाता है। उसके बाद एमआर जो होता है एआर से हमेशा छोटा होता है, नीचे होता है, ठीक है ना। एमआर जो है डॉट डॉट से दिया हुआ है वो एमआर है, क्या होता है, एआर से वो हमेशा कम होता है, यानी उसके बाद क्या है कि कीमत का निर्धारण कहाँ होता है, देखिए जब कोई यानी एवरेज कॉस्ट यानी प्रति इकाई लागत वाला जो रेखा है ना, क्या करेगा, डिमांड रेखा को स्पर्श करेगा, टेजेंट करेगा, और मार्जिनल कॉस्ट जो है उसको एमआर रेखा को नीचे से काटेगा। तो जिस बिंदु पर मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, इस बिंदु पर ही जो है कीमत का निर्धारण होता है, ठीक है। ये रूल भी है कि किस बिंदु पर जो है कीमत निर्धारण होता है, तो मार्जिनल कॉस्ट जो है एमआर रेखा को नीचे से काटे, साथ ही क्या करे, एमआर और एमसी आपस में बराबर हो, तो उस बिंदु पर क्या होता है, कीमत निर्धारण होता है या संतुलन होती है। एमआर
एम आर बराबर क्या होता है, एम सी आपस में बराबर होता है। साथ ही क्या करता है कि एम सी रेखा जो है एम आर रेखा को नीचे से जिस बिंदु पर काटेगा वहां पर जो है क्या होता है, इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है। ठीक है, चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। मांग की रेखा नीचे दाहिनी की ओर झुकी होती है। चलिए हम लोग जानते हैं उसी क्वेश्चन को जो है बच्चों, मांग वक्र का ढाल ऋणात्मक क्यों होता है, ये जो है क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसी का दूसरा पर्यायवाची क्वेश्चन है, कम कीमत पर अधिक वस्तुएं क्यों खरीदी जाती है, या मांग वक्र जो है बाईं से दाईं की ओर झुका हुआ होता है, क्यों। चलिए आंसर जानते हैं। मांग वक्र का ढाल ऋणात्मक होता है, अर्थात यह वक्र बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरता है, जिसका अर्थ है कि कीमत कम होने पर अधिक वस्तुएं खरीदी जाती है। मांग का नियम क्या कहता है कि लोअर प्राइस इज द हायर डिमांड। जब जो है लोअर प्राइस होता है तो क्या हो जाता है, डिमांड जो है अधिक होने लगता है। जैसे मान लीजिए ये है, अब क्या है कि प्राइस इस बिंदु पर है तो प्राइस यहाँ है, तो हम क्या कर रहे हैं, लो यानी हायर प्राइस इज द लोअर डिमांड एंड लोअर प्राइस इज द क्या कर देते हैं हम, हायर डिमांड कर देते हैं। और डिमांड कर्व जो देखिए यहाँ पर ऐसे आ रहा है, तो डिमांड कर्व जो है ऊपर से ऊपर बाएं से नीचे दाईं की ओर क्यों झुक रहा है, क्योंकि प्राइस जो है कम हो गया, फॉल हो गया, प्राइस क्या हो गया, ऊपर से नीचे की ओर फॉल हो रहा है, तो क्वांटिटी क्या हो जा रहा है, बढ़ जा रहा है। अब इसको अगर हम लोग डिमांड कर्व देखिए तो ए बिंदु से कहां पर आ रहा है, बी बिंदु पर खरीदारी कर रहा है, तो ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या है, कहता है कि और कीमत अधिक होने पर कम वस्तुएं खरीदी जाती है। अगर मान लीजिए प्रारंभिक प्राइस मेरा ये वाला रहता, ये रहता, पी रहता, ठीक है, अगर मेरा जो है प्रारंभिक प्राइस ये होता तो उस समय क्वांटिटी हम इतना खरीद रहे होते हैं। लेकिन प्राइस अगर जैसे बढ़ जाता है, जैसे प्राइस जो है पी से P1 हो जाता है, तो क्वांटिटी क्या हो जाता है, इधर मूल बिंदु की ओर खिसक जाता है, तो कम खरीदी जाती है। मांग वक्र यह ऋणात्मक प्रवृत्ति निम्नांकित कारणों से उत्पन्न होती है। बोले घटती सीमांत उपयोगिता नियम। अच्छा, सीमांत उपयोगिता नियम क्या है, जब किसी वस्तु की लगातार हम लोग प्रयोग करते हैं तो उस वस्तु के प्रति क्या होता है, उपभोक्ता की रुचि कम होने लगता है, उसको घटती सीमांत उपयोगिता का नियम कहा जाता है। इसको गॉसेन का प्रथम नियम भी कहा जाता है। किसका, गॉसेन का प्रथम नियम। ठीक है, अब यह क्या है कि मांग के नियम घटती सीमांत उपयोगिता नियम पर आधारित होती है। इस नियम के अनुसार उपभोक्ता द्वारा वस्तु के अतिरिक्त इकाइयों के उपभोग करने पर वस्तु की सीमांत इकाइयों की उपयोगिता क्रमशः घटने लगती है, यानी कहने का मतलब उस वस्तु के प्रति क्या होती है, रुचि कम होने लगती है। अब दूसरा पॉइंट कहता है कि क्रय शक्ति में वृद्धि अथवा आय प्रभाव। जब व्यक्तियों का जो है क्या होने लगता है कि वस्तु कहने मतलब आय बढ़ जाती है, तब भी क्या होता है कि मांग का वक्र जो होता है ऊपर बाएं से नीचे दाईं की ओर खिसक जाता है। ठीक है ना, वस्तु की कीमत में कमी होने पर उपभोक्ता की वास्तविक आय यानी क्रय शक्ति में वृद्धि होती है, जिसके कारण उपभोक्ता को अपने पूर्व उपभोग स्तर बनाए रखने के लिए पहले की तुलना में कम व्यय करना पड़ता है। देखिए तीसरा कारण क्या है, प्रतिस्थापन प्रभाव। प्रतिस्थापन प्रभाव क्या है कि देखिए यहाँ प्राइस ऑफ टी दिया हुआ है ना, यानी चाय का जो है इधर प्राइस दिखा रहा है और इधर जो है डिमांड ऑफ कॉफी, कॉफी का डिमांड दिखा रहा है। अगर कहता है कि प्रारंभिक अवस्था में जो है चाय का कीमत इस बिंदु पर होता है, तो मांग कॉफी का डिमांड यहाँ होता है। ठीक है ना, अब क्या है कि देखिए बच्चों वो ग्राफ थोड़ा सा गलती हो गया था, तो स्थापन प्रभाव या स्थानापन वस्तु पर क्या जो है प्रभाव पड़ता है, मांग का वक्र जो है, तो यहाँ पर क्या है कि जब प्राइस ऑफ गुड्स वाई जो है बढ़ता है, यानी पी वाई से पी वाई वन अगर हो जाता है, तो क्या है कि इधर देखिए डिमांड ऑफ गुड्स एक्स जो है क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। इसलिए डिमांड कर्व जो है नीचे से ऊपर की ओर चला जाता है। यहाँ पर क्या है कि प्रतिस्थापन प्रभाव में वस्तु की कीमत एवं मांग के विपरीत संबंध होता है, यानी किसी वस्तु की कीमत और मांग में कैसा संबंध होता है, विपरीत संबंध होता है। कारण प्रतिस्थापन प्रभाव है जब एक आवश्यकता की पूर्ति दो या अधिक वस्तुओं से संभव होती है, तब अन्य वस्तुओं की कीमतें स्थिर रहने की दशा में एक वस्तु की कीमत का परिवर्तन मूल वस्तु के उपभोग में इसलिए परिवर्तन कर देता है। ठीक है, और क्योंकि उपभोक्ता मूल वस्तु एवं स्थानापन्न वस्तु के प्रयोग अनुपात में परिवर्तन कर देता है, यही प्रतिस्थापन प्रभाव
है, यह कहलाता है। देखिए यहाँ एग्जाम्पल में चीनी और गुड़ एक ही उद्देश्य से पूर्ति करते हैं। चीनी और गुड़ यदि चीनी की कीमत में कमी हो जाती है तब अनेक उपभोक्ता गुड़ का उपभोग छोड़कर चीनी के उपभोग का प्रतिस्थापित कर लेते हैं। वही जो है चाय और कॉफी के बीच में समझाने की कोशिश कर रहा था। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं कि जब कहने का मतलब चाय का दाम अधिक रहता है, चाय का दाम अधिक रहता है तो क्या करता है, लोग जो है कॉफी का डिमांड कम करता है, और जब चाय का दाम कम हो जाता है तो कॉफी का डिमांड ज्यादा करने लगता है। ये जो है प्रतिस्थापन प्रभाव है, जो कि यहाँ पर गुड़ और चीनी का उदाहरण दिया है। बोला कि चीनी और गुड़ एक ही उद्देश्य की पूर्ति करते हैं। चीनी और गुड़ में यदि चीनी की कीमत कम ही हो जाती है तब अनेक उपभोक्ता गुड़ के उपभोग छोड़कर चीनी के उपभोग का प्रतिस्थापित कर देते हैं। यानी कम प्राइस होगा तो उसको ज्यादा डिमांड करेगा, प्राइस जहां ज्यादा हो गया तो उस वस्तु को त्याग करके जो है कम कीमत वाली वस्तु का उपभोग करता है। नेक्स्ट जो है उपभोक्ता की संख्या में परिवर्तन होता है। क्या होता है, उपभोक्ता की संख्या में परिवर्तन। अगर उपभोक्ता की संख्या लगातार बढ़ रही हो तो भी पूर्ति क्या हो जाती है, या कह सकते हैं कि मांग का वक्र जो है ऊपर बाएं से नीचे दाईं की ओर झुक जाता है, गिरता है। वस्तु की कीमत में परिवर्तन उपभोक्ता की संख्या को प्रभावित करता है। जब किसी वस्तु की कीमत में कमी होती है तो उस वस्तु का कुछ ऐसे उपभोक्ता भी उपभोग करने लगते हैं जब आरंभ में ऊंची कीमत के कारण उपभोग करने में असमर्थ थे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम को बताइए। ठीक है ना, ये सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम जो है गोसेन का प्रथम नियम के नाम से भी जाना जाता है। इस नियम के आधार के अनुसार जो है जब कोई उपभोक्ता किसी वस्तु को लगातार उपभोग करता है तो उसके प्रति रुचि या उपयोगिता क्या होने लगता है, कम होने लगता है, तो उसी को सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम कहा जाता है।